हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज से आपके प्रीमिक्स के क्राइटेरिया में थोड़ा बहुत चेंज है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो पुराना प्रीमिक्स का क्राइटेरिया चलता था, उसके हिसाब से जो उस सब्जेक्ट की डेजिग्नेटेड फैकल्टी है, वही आपके पास आके 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करती थी। तो उसी पुराने क्राइटेरिया पे चलते हुए आज मैं आपके साथ 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। एंड गोइंग ऑन फर्दर, जो भी उस सब्जेक्ट का फैकल्टी रहेगा, वो आपके साथ आके उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेगा। क्योंकि काफ़ी बच्चों की ये डिमांड थी, तो आपकी डिमांड को मानते हुए हम उस चीज़ पे दोबारा से जा रहे हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जैसे कि आपको पता होगा कि अब प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है, तो उसी के चलते हमने बच्चों की हेल्प करने के लिए जितने भी हमारे 2022 के प्रीलिम्स कोर्सेज़ हैं, उनके ऊपर 50% ऑफ दिया है। तो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, फुल लेंथ टेस्ट, या फिर क्रैश कोर्स में एनरोल करवाना चाहते हैं, तो ये सारे स्क्रीन के ऊपर वेरियर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के कोर्सेज बनाए हुए हैं। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इनमें एनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि फ्यू मिनट सीरीज़, एडिटोरियल्स, उसके अलावा जो 12 बजे जो हमारे स्पेशल सेशन रहते हैं, उनको देख सकते हैं। और अब से रात को जो भी हमारे प्रीमिक्स आएंगे, ये बाय दी डेजिग्नेटेड जो फैकल्टी हैं, वही आपके साथ आके डिस्कस करेंगे। तो इन केस आप पेड कोर्सेज में नहीं एनरोल हो सकते, तो इन फ्री कोर्सेज को मत देखना भूलेगा। ये भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमी है, कि आपकी इकोनॉमिक्स वीक है, ज्योग्राफी वीक है, हिस्ट्री वीक है, तो आपको पूरे का पूरा कोर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंगल स्टैंड अलोन सब्जेक्ट का कोर्स ले सकते हैं। जैसे अगर आपने हिस्ट्री लेना है, तो आप सिर्फ हिस्ट्री के कोर्स को बाय कर सकते हैं, ताकि आपको फालतू पैसा ना खर्चना पड़े। इस पूरे कोर्स के अंदर ना एक तो आपको कंटेंट मिलेगा बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, उसके साथ साथ डेली क्विजेज, अपडेटेड कंटेंट एज पर द करंट अफेयर्स एंड मंथली करंट अफेयर, चाहे वो हिस्ट्री के सिलेबस में ही सही हो, तो आप अपनी सहूलियत से देख सकते हैं। तो आइए आज के हम अगर 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो है कि किस चीज़ को, किस टेक्स्ट में से, ये जो 4 टेक्स्ट दिए गए हैं, किसको बाइबल ऑफ द तमिललैंड कहा जाता है। ये जो चारों टेक्स्ट हैं काफ़ी मशहूर हैं, तो आई होप आपको आता होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको 4 साइट्स दी हुई हैं जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करती हैं, बुरज़ाहोम, चिरन, मेहरगढ़ एंड भीमबेटका। आपने उसके हिसाब से, क्रोनोलॉजी के हिसाब से, कि कौन सी पहले नॉर्थ में है, कौन सी साउथ में है, उस हिसाब से आपने लगानी है। थर्ड क्वेश्चन है, वही सेम टेक्स्ट के ऊपर है। 4 आपको राइटर्स दिए गए हैं, 4 आपको टेक्स्ट दिए गए हैं। आपने बताना है कि कौन सा सही से मैच किया गया है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, जो हमारे सूत्रास हैं। देखिए, एक हमारे पास स्मृतिस होती हैं और एक है हमारे पास सूत्रास। आई होप आपको इनके डिफरेंस के बारे में पता होगा। तो आपका आज का ये होमवर्क भी है कि आपने मेरे को इनके बीच में डिफरेंस बताना है कि स्मृति में और सूत्रास में क्या क्या डिफरेंस है। तो सूत्रास को उठा के यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स को फ्रेम किया गया है, उसमें से आपने बताना है कि कौन सी चीज़ सही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, जो हमारी पुरानी एंशियंट मिडेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, आपने क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताना है कि कौन सबसे पहली बनी थी और कौन लास्ट में बनी थी। तो जो हमारे 5 के 5 क्वेश्चंस हैं, वो थोड़ा बहुत कल्चर से एसोसिएटेड है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको वहाँ पर यूपीएससी में देखने को मिलते हैं। तो आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंसीडर्ड एज द बाइबल ऑफ द तमिलनाडु। तो जो 4 हमारे पास ऑप्शन है, सबसे पहले तुलक्का पीएम, देन वी हैव तिरुकुलार, देन वी हैव सिलापतिकरम एंड एट लास्ट वी हैव मणिमेकलाई। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। प्लीज सही ऑप्शन को मार्क कीजिए। हम 2 सेकंड के लिए रुकेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता था, आपको कोई अंदाजा नहीं है कि किसको कह सकते हैं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए था कि ये जो सिलापतिकरम है और जो मणिमेकलाई है, ये कोवलन और जो उसकी पत्नी है कन्नगी, उसकी लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। सिलापतिकरन पुराना टेक्स्ट है और उसको आगे कंटिन्यू करते हुए मणिमेकलाई लिखी गई थी, कि जब कोवलन और माधवी की जो बेटी होती है, उसके आगे उनकी बेटी की कहानी लिखी गई है। तो ये इसके कॉन्टिन्यूशन में है एक तरह से। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये लव स्टोरी है, तो ये बाइबल तो नहीं हो सकती तमिलनाडु की। जो बाइबल जिसको हम कहेंगे, वो चीज़ होगी जिसमें बहुत ही विस्तार में तमिल के लैंग्वेज के बारे में, ग्रामर के बारे में बताया होगा। और आपको ये भी पता होगा कि ये इन दोनों में से ही, तोलाकापियम और तिरुकुलार में से ही आंसर होना चाहिए। एंड द राइट आंसर इज तिरुकुलार। तो ये चारों के चारों टेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
प्लीज़ इनको रट लेना, इनको ध्यान से रखना, क्योंकि इसमें से तमिल लैंग्वेज में से काफ़ी बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर सबसे पहले हम तिरुकुलार के बारे में बात करते हैं, तो इट इज़ रिटन बाय थिरुवल्लुर ड्यूरिंग द 5th से लेके 6th सेंचुरी एडी के बीच में। एंड ये जो हमारे 3 संगम्स होते हैं, आपका एक होमवर्क ये भी है कि आपने बताना है कि जो थर्ड संगम है वो किस शहर में हुआ था, उसकी लोकेशन क्या थी, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड जो संगम है उसकी लोकेशन सेम थी। तो ये आपका होमवर्क है। देखिए, साथ साथ में अब मैं आपको होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी आपका प्रीलिम्स आने वाला है, तो आपकी साथ में रिवीजन भी होती चलेगी। तो अगर हम थिरुकुलार की बात करें, सो ये लास्ट वर्क ऑफ द थर्ड संगम है एंड इसको हम कहते हैं बाइबल ऑफ द तमिलनाडु। ये बहुत ही बड़ी कलेक्शन है जिसमें वेरियस बुक्स हैं। इट इज़ बेसिकली अ वर्क ऑन एथिक्स एंड मोरालिटी एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स यूनिवर्सैलिटी एंड सेकुलर नेचर। तो इस वजह से इसको बाइबल ऑफ द तमिलनाडु कहा जाता है। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। क्या क्या आप ध्यान में रखेंगे? सबसे पहले तो कि इसके राइटर का क्या नाम था, तो सेम मिलता जुलता नाम है, जैसे तिरुकुलार को लिखा है थिरुवल्लुवर ने, और उसके अलावा किस टाइम पीरियड में लिखा गया था। सो इट इज बेसिकली इन द 5th से लेके 6th सेंचुरी एडी के बीच में। एंड थर्ड थिंग इज कि इसमें है क्या, ये जो थिरुवल्लुवर है ये इट इज़ अ वर्क ऑन एथिक्स एंड मोरालिटी, इस वजह से इसको बाइबल ऑफ द तमिलनाडु कहा जाता है। बस ये 4 पॉइंट्स ही आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा जो कि ये लास्ट संगम में लिखा गया था वो काफ़ी जेनरिक पॉइंट है। उसके बाद अगर हम तुलक्का पीएम की बात करते हैं, तो देखिए इट इज़ अ वर्क ऑन ग्रामर, कि तमिल लैंग्वेज में जो ग्रामर है वो किस तरह से होगी, उसको किस तरह से लिखना चाहिए, वो सारी निटिग्रिटीज इस तुलक्का पीएम में लिखी गई है। बस आप इतना ही ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है सिलापतिगरम एंड मणिमेकलाई। मैंने आपको बताया कि जो मणिमेकलाई है उसी पुरानी स्टोरी की जो लव स्टोरी है कोवलन एंड कन्नगी की, इसकी ये लव स्टोरी की आगे इनकी जो बेटी होती है उसके कॉन्टिन्यूएशन है। देखिए, अगर मैं स्टोरी की बात करूं कोवलन और कन्नगी की, तो ये एक मैरिड कपल होता है एंड जो ये जो कहानी है वो चोला किंगडम के टाइम से है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पीरियड की कहानी है। तो इस कहानी के हिसाब से जो कोवलन और कन्नगी है वो एक मैरिड कपल होते हैं जो बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जो कोवलन है उसका दिल एक कोर्टिजियन माधवी के ऊपर आ जाता है। तो वो अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़ के माधवी के साथ शिफ्ट हो जाता है, उसके साथ रहने लग जाता है। तो एक बार क्या होता है कि एक फेस्टिवल के दौरान जब इंद्र जो कि गॉड ऑफ रेन है, उनके फेस्टिवल के दौरान गाने बजाने का कार्यक्रम था। तो जो माधवी है वो कोवलन को सुनाने के लिए गाना गाती है कि एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी प्रेमिका को धोखा दे दिया। और जो कोवलन है वो माधवी के लिए गाना गाता है कि एक ऐसी लड़की थी जिसने अपने प्रेमी का दिल तोड़ दिया। तो इन दोनों को लगता है कि ये एक दूसरे को सुना रहे हैं, तो कोवलन को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो दोबारा से कन्नगी के पास चले जाता है। बहुत लड़ाई के बाद जो दोनों दोबारा से सेटल डाउन कर लेते हैं, कन्नगी उसको माफ कर देती है और वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं। जो कन्नगी है वो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कोवलन को अपनी एंकलेट, अपनी पायल उतार के दे देती है कि आप इसको बेच आइए और इससे जो पैसे आपको आएंगे, जो मिलेंगे, उससे हम एक नया कारोबार शुरू कर लेंगे। और जब वो जाता है कारोबारी के पास उस चीज़ को बेचने के लिए, एंकलेट को बेचने के लिए, तो वो उसको राजे को पकड़ा देता है कि ये जो पायल है, ये जो एंकलेट है वो रानी की है, इसने चोरी की है। ऑल्दो उसने चोरी नहीं की होती, पर राजे को लगता है कि वो चोर है और उसको वो सज़ा देके मरवा देता है, उसको फांसी दिलवा देता है। जब कन्नगी को ये पता लगता है, वो अपनी पति को ढूंढते हुए राजे के पास पहुंचती है और उसको कहती है कि आपसे अन्याय हुआ है, और गुस्से में आके वो अपनी ब्रेस्ट काट के उस भरी सभा में रख देती है और खुद भी मर जाती है। और थोड़े टाइम बाद जो राजा है वो भी मर जाएगा। उसके बाद कहानी में ये लिखा गया है कि जो पूरा शहर है मदुरई का, वो कन्नगी के कर्ज की वजह से, श्राप की वजह से वो सारा तहस नहस हो गया, उसमें आग लग गई। ये पूरी कहानी है सिलापतिगरम की, जो कि इलानो अदिगल के द्वारा लिखी गई थी। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है एंड इट इज रिवर्ड एज द इलायड ऑफ द तमिल पोएट्री। उसके बाद अगर हम मणिमेकलाई की बात करें, तो ये सतनार के द्वारा लिखी गई है एंड इट डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। तो ये पूरी कहानी है इन दोनों सब्जेक्ट्स की। बहुत ईजी है, अगर आप एक क्रोनोलॉजी में ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। चारों जो हमारे ये वर्क्स हैं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वो है कि अरेंज द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। 4 साइट्स कौन कौन सी हैं? बुरजाहोम, चिरन, मेहरगढ़ एंड भीमबेटका। तो देखिए चारों आपके सामने, प्लीज सही ऑप्शन मार्क कीजिए। आई विल गिव यू 2 सेकेंड्स।
तो देखिए जो इसका सही आंसर हम किस तरह से निकाल सकते थे अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं भी पता हो। देखिए जो भीमबेटका है, आपको पता है भीमबेटका केव्स, ये आपने बहुत बार पढ़े होंगे, तो आपको पता है कि ये तो नॉर्थ में नहीं आएंगे। बुरज़ाहोम ये कश्मीर की साइड में है, और जो मेहरगढ़ है ये आज के टुडेस पाकिस्तान में है। अगर हम नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस की बात करें तो आपको पता है कि जो सबसे पहले तो बुरज़ाहोम ही आएगा। तो आपका आंसर बी एंड सी में से तो पक्का हो गया। फोर्थ आपको पता लग गया कि भीमबेटका लास्ट में है। यहाँ पर आपको सिर्फ गैस करना है कि 2-3 आएगा या फिर 3-2 आएगा, मतलब कि पहले चिरंद और मेहरगढ़ आएगा या फिर मेहरगढ़ और चिरंद आएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा हो तो आपको पता होगा कि पहले हमारे पास मेहरगढ़ आएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान की साइड पे है और पाकिस्तान में थोड़ा ऊपर है। तो इस हिसाब से आप चीज़ों को बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बुरज़ाहोम ही पता होता, यहाँ पर डॉग साइट्स मिले थी, डॉग बरियल्स मिले थे, तो आपको इसके बारे में तो आपने पक्का पढ़ा होगा कि ये हमारे कश्मीर की साइड में है। तो आप सिर्फ इसके बेसिस पे दो ऑप्शंस के बीच में पहुंच जाते और वहां पर आपके पास 50% प्रोबेबिलिटी होती अगर आपको चिरंद और मेहरगढ़ के बारे में ना भी पता होता। अब आप ये नहीं करेंगे कि आप अकेली अकेली साइट को जाके ढूंढने लग जाएंगे, पढ़ने लग जाएंगे कि कल को ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारा सही होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन करने का भी तरीका होता है, आप हर चीज़ नहीं रट के जा सकते। जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे कि मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदारो, जो अगर हम साउथ की बात करें तो उसमें जो एक दो नियोलिथिक और पेलियोलिथिक साइट है, सिर्फ उसको ही ध्यान में रख जाइए, उससे ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बुरज़ाहोम आएगा, देन मेहरगढ़, चिरंद एंड भीमबेटका। यहाँ ये जो दो साइट्स हैं ये हमारी हड़प्पन साइट्स हैं। ये हमारी मिक्स साइट है चिरंद, जहाँ पर पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक तीनों के अवशेष मिलते हैं। और भीमबेटका हमारी केव्स की वजह से मशहूर है। भीमबेटका केव्स के ऊपर हमारा पूरा 2 मिनट सीरीज के अंदर इसको कवर किया गया है। उसके अलावा जितने भी केव्स हैं हमारे केव्स ऑफ इंडिया, वो पूरी एक सीरीज कवर की गई है ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए। उसके अलावा जैनिज्म, बुद्धिज्म और भक्ति मूवमेंट, इनके ऊपर स्पेशल लेक्चर्स हैं। एक ही लेक्चर के अंदर डिटेल में हर एक चीज़ को कवर करवाया गया है। प्लीज़ इसको भी जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है, वो है कि अगर आप सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट हमारे लेना चाहते हो, अपने प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट ले सकते हैं। आपको पूरी टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो कि पहले 1000 के थे, इसके ऊपर भी 50% डिस्काउंट है ऑफ ₹499 एंड द कूपन कोड इज़ ऑफ 50। तो प्लीज़ इसको जाके आप खरीद सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं तो 60 आवर्स के बीच बीच आप पूरे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकॉनमी, हर एक सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं 60 घंटे के अंदर। तो आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 4 टेक्स्ट दिए गए हैं, 4 हमारे राइटर्स हैं। आपने बताना है कि कौन सा सही तरह से वहाँ पर मैच किया गया है। तो ये चारों जो किताबें हैं काफ़ी फेमस हैं, आई होप आपको पता होंगी। सबसे पहले हर्षचरिता, इज इट रिटन बाय बाना भट्टा, विक्रम देवचरिता बाय बिल्हाना, पृथ्वीराज रसो बाय चांद बरदई, एंड देन वी हैव राज तरंगरी बाय कल्हान। ये देखिए, ये जो चारों हैं ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है हिस्ट्री की, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको इनके बारे में अंदाज़ा नहीं है। एटलीस्ट हिस्ट्री तो आपने बहुत अच्छे से करनी है, इस वजह से ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, मैंने पहले ही आपको आपके लिए आंसर निकाल दिया। सो द राइट आंसर इज डी, 1, 2, 3 एंड 4। काफ़ी फेमस है, ऑल चारों वेल नोन नाम है। तो आइए इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। अगर हम हर्षचरिता की बात करते हैं तो ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। एंड ये संस्कृत के अंदर पहली ऐसी राइटिंग थी विच टेल्स अस अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द राइटिंग ऑफ हिस्टोरिक संस्कृत पोएटिक वर्क्स इन द संस्कृत लैंग्वेज। तो इस वजह से ये जो हर्षचरिता है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए अभी मैं आपको ये 4 करवा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेली अकेली किताब को जाके रटने लग जाएं। क्वेश्चन करने का मतलब देखिए ये होता है, जब भी हम प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन करते हैं, कि वहाँ पर हमारे को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है एटलीस्ट हम उसको याद कर लें, उससे जुड़े हुए इन्फ्रेंसेस या फिर रेफरेंसेस को याद कर लें, ताकि इसमें से कल को कोई हमारे पास क्वेश्चन आए तो वो हम गलत ना करके आए। आपने 100% चीज़ों को कवर करने की कोशिश नहीं करनी है तो आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद है विक्रम देवचरिता एंड इट इज़ रिटन बाय बिल्हाना। हो सकता है ये आपको ना पता हो, तो एक ही आपके पास था कि अगर आपको सेकंड ना पता हो, आप पक्का श्योर हो सकते थे 1, 3 एंड 4 में, तो आप बच जाते सी एंड डी में। और अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक सलाह दूं, एक सुझाव दूं, वो ये है कि मान लीजिए आप दो ऑप्शंस में कभी भी फंसे हों,
ए एंड बी में, तो हमेशा उस ऑप्शन के साथ जाना जो ऑप्शन जिसमें ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी। मान लीजिए यहाँ पर 1 एंड 2 है, यहाँ पर 1, 2 एंड 3 है, तो हमेशा इस 1, 2 एंड 3 के साथ जाना। और कोई आपके पास क्वेश्चन हो, मान लीजिए आप उसमें ऑप्शन सी एंड डी में फंसे हैं, यहाँ पर 1 ओनली है, यहाँ पर 1 एंड 2 ओनली है, तो हमेशा इस ऑप्शन के साथ जाना जिसमें ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं। इसके पीछे मैं आपको लॉजिक तो नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास भी नहीं है। ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि जो इतने सालों से जो क्वेश्चंस देखते हो, सॉल्व करते हो, उनको एनालाइज करते हो, जो मैंने इन्फ्रेंस निकाला है वो ये है, जब भी आप दो ऑप्शंस के बीच में फंसे तो उस ऑप्शन को चूज करिए जिसमें ज़्यादातर स्टेटमेंट दी गई हैं। उसके बाद है पृथ्वीराज रसो, इट वॉज रिटन बाय चांद बरदई इन अराउंड 12th सेंचुरी एडी। एंड इसके अंदर भी जो पृथ्वीराज की पूरी कहानी के बारे में वहाँ पर वर्णन किया गया है। देन वी हैव राजतरंगिणी, कलहान ने ये लिखी थी और माना जाता है कि उस टाइम की ये सबसे बड़ी किताब थी कि जिसने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को किसी ज्योग्राफी के बारे में डिफाइन किया था। हिस्ट्री ऑप्शनल में इसको बहुत डिटेल में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, पर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि कलहन ने लिखी थी राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर के साइड की पूरी ज्योग्राफी को, पॉलिटी को बयान करती है। एंड इट वाज आल्सो रिटन इन संस्कृत। यहाँ पर हमने 4 किताबों के बारे में बात की है। सबसे पहले तो हर्षचरिता, देन विक्रमदेव चरिता, देन पृथ्वीराज रसो एंड राजतरंगिणी। इनमें से 3 जो है वो हमारी संस्कृत लैंग्वेज में है। सिर्फ जो पृथ्वीराज रसो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कल को आपको ये आ जाए कि ये चारों की चारों ही संस्कृत भाषा में है तो वो चीज़ गलत होगी। उसके बाद हम 4th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर सूत्रास के ऊपर बात की गई है। तो सबसे पहले ये कहते हैं जो सुलभ सूत्रस हैं, they were the texts that contained the public sacrifices made by the kings. Then we have Griha Sutras were the texts of domestic rituals such as birth, death and marriage. And third number पे वो कहते हैं Sroth Sutras, they were the texts of rituals of tribal people. तो आपके सामने ऑप्शन है, प्लीज भाग द राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए, जो अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखेंगे तो गृह सूत्रस है, गृह का मतलब घर। यहाँ पर लिखा गया है दैट दे वर टेक्स्ट ऑफ द डोमेस्टिक रिचुअल सच एज बर्थ, डेथ एंड मैरिज। तो आप अपने कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट तो सही होगी। अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने जाएंगे तो चारों ही ऑप्शन में आपका सेकंड है, तो आप इसको नहीं वहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व कर पाएंगे। इन केस आपको सुलभ सूत्रस के बारे में पता है और शॉर्ट सूत्रस के बारे में पता है, तभी आप इस चीज़ को सही कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो पहली स्टेटमेंट है और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो तीनों ही गलत है एंड द राइट आंसर इज ओनली 2। अगर अब हम सुलभ सूत्रस की बात करें, सो दे डील विद द कम्प्लेक्स फायर ऑल्टर्स ऑफ वेरियस शेप। कि मान लीजिए यज्ञ करते हुए जब हम पूजा करते हैं घरों में, तो उस दौरान किस तरह का फायर ऑल्टर बनाया जाएगा। क्या उसकी शेप ये होगी या उसकी शेप किसी और डायरेक्शन साइज में होगी, यहाँ से वो स्क्वायर होगा, वो रेक्टेंगल होगा। तो ये जो सारी शेप्स हैं कि किस तरह का फायर ऑल्टर बनना चाहिए, वो हमारा सुलभ सूत्रस में लिखा गया है। और अगर हम श्रौत सूत्रस की बात करें तो वो एक तरह से किताब है जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें लिखी जाती हैं कि पूजा करनी कैसे है। अब पूजा में फायर ऑल्टर्स किस तरह के यूज होंगे वो भी इसी के अंदर है। मतलब कि जो सुलभ सूत्रस हैं दे आर अ पार्ट ऑफ श्रौत सूत्रस। अगर हम श्रौत सूत्रस की डेफिनेशन की बात करें, दे आर द हिंदू रिचुअल मैनुअल्स यूज बाय द प्रीस्ट एंगेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रैंडर वैदिक प्रैक्टिसेस। तो आप सोच सकते हैं कि ये बड़ी किताब है श्रौत सूत्रस, एंड इसके अंदर ये छोटा सा एक पोर्शन है जिसको हम सुलभ सूत्रस के नाम से जानते हैं। क्योंकि अब जो वैदिक प्रैक्टिसेस हैं उसमें सिर्फ फायर के ऑल्टर्स के बारे में ही नहीं है, उसके अलावा कौन से मंत्र पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं, कितना टाइमिंग होना चाहिए उनके बीच में, क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, किस टाइम के ऊपर क्या मंत्र आएगा। तो ये सारा कुछ श्रौत सूत्रस के बारे में लिखा हुआ है। तो आई होप इस अगर डायग्राम को आप याद रखेंगे तो श्रौत सूत्रस और सुलभ सूत्रस के बारे में कभी भी नहीं भूलेंगे। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने क्रोनोलॉजी में लगाना है। सबसे पहले है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, देन वी हैव नालंदा यूनिवर्सिटी एंड थर्ड नंबर पे वी हैव विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। सो प्लीज मार्क द राइट ऑप्शन। तो देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपने तक्षशिला का नाम सुना होगा, जब आप महाजनपद पढ़ते हैं तो तक्षशिला उसमें से एक सबसे बड़ा महाजनपद था जो कि पाकिस्तान की साइड में था। तो आपको यहाँ पर सीधा ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रोनोलॉजी वाइज जो तक्षशिला है वो सबसे पुराना होगा। तो इस हिसाब से आप बी एंड सी में रह जाएंगे।
यहाँ पर आप फंस सकते हैं कि हाँ नालंदा पहले बना होगा या विक्रमशिला पहले बना होगा, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही बनते हैं। ये डिस्ट्रॉय भी सेम बख्तियार खलजी के द्वारा ही किए जाते हैं इन पीरियड अराउंड 1193 सी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है कि 1, 2 एंड 3 कि सबसे पहले हमारे पास तक्षशिला बनेगा, देन नालंदा एंड थर्ड नंबर पे विक्रमशिला। तो ये पढ़ते हैं कि कौन किसने बनवाया था। देखिए तक्षशिला यूनिवर्सिटी का हमारे को बहुत ही ऐसे कोई सिंगल नाम नहीं है कि किसने फाउंड किया था, बट ये कहा जाता है कि जो भारत है, जब हम महाभारत के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हमारे को रेफरेंसेस मिलते हैं कि भरत के द्वारा तक्षशिला जो पूरा महाजनपद है उसको बसाया गया था। एंड हमारे को इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में रेफरेंसेस जो चाइनीज पिलग्रिम हेफाइन, वो जब हमारे इंडिया में 400 सी के पास विजिट करता है तो उस दौरान हमारे को इसके रेफरेंसेस मिलते हैं। सो वी नो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी है। उसके बाद अगर हम नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आपके एनसीईआरटी में ये मैंशनड है कि कुमार गुप्ता वन, उसने इस नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन की थी। बेसिकली दिस इज़ अ बुद्धिस्ट महाविहारा, जहाँ पर बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाता था और जितने भी बुद्धिस्ट संत थे या मॉक्स थे वो यहाँ पर आके रहा करते थे। एंड इट इज़ ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो उससे हमारे को पता लग गया कि क्योंकि ये गुप्ता टाइम पीरियड से है और उसके अंदर कुमार गुप्ता ने इसको बनाया था, सो इट कम्स एट द सेकेंड प्लेस। उसके बाद अगर हम विक्रमशिला की बात करें तो ये पाला एम्पायर के दौरान बनाया गया था, उसके थोड़ी ही बाद। It was established by the Pala Emperor Dharampala during the time period of 8th century AD, and it was destroyed by Muhammad bin Bakhtiar Khalji around 1193 CE। अगर हम इस नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने ही इसको सेम टाइम पीरियड के दौरान इसको तुड़वाया था। तो ये सारी बातें हैं जो तीनों यूनिवर्सिटीज़ हमने की, जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो ये थे आज के हमारे 5 हमारे जो बढ़िया क्वेश्चन जो हम हिस्ट्री में से कर सकते थे। देखिए जब भी आप क्वेश्चंस को करते हैं तो उनको एक तरीका है कि कभी भी आपने क्वेश्चंस को देख के डिप्रेस नहीं होना, अगर वो आपको आते हैं चाहे नहीं आते। बेसिकली 5 क्वेश्चंस को करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कल को अगर इन 5 क्वेश्चंस में से मिलता जुलता कोई भी स्टेटमेंट मेरे को आएगी तो वो मेरी गलत नहीं होनी चाहिए। अपना नज़रिया बदलिए, अपनी सोच बदलिए, तभी आपके रिजल्ट्स बदलेंगे। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप कुछ भी ना बदलते हुए अपने रिजल्ट्स को बदलने की कोशिश करते रहें। जिस दिन आप अपनी सोच को बदल लेंगे तो आपकी दुनिया जो आपके आसपास है वो खुद ब खुद बदल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आज आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो कल मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टीचर के साथ। तब तक के लिए बहुत दिल लगा के पढ़ते रहिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।